हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस आपकी बुक से। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये 3 टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे और इसके लिए हम 3 वीडियो एक्सप्लेनेशंस में इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है जेंडर, दूसरा है रिलीजन और तीसरा है कास्ट। ठीक है, तो पहले हम जेंडर से शुरुआत करेंगे। ये आज फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेंडर। ठीक है, तो जेंडर की शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें क्या डिस्कस की गई है उसको समझ में आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा जेंडर डिवीजन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जेंडर डिवीजन? देखिए, जेंडर डिवीजन होता है एक बेसिकली एक हायरार्किकल डिवीजन है सोसाइटी में। ठीक है, हायरार्किकल डिवीजन क्या होता है? व्हाट इज ए हायरार्किकल डिवीजन? जो कि सब जगह एक एक आप देखोगे कि हायरार्किकल सोशल डिवीजन विच इज सीन एवरीवेयर। ठीक है, एक कॉमन एक डिवीजन देखा जाती है। और ये हायरार्किकल क्या बोला जाता है? हायरार्किकल इज रिलेटिंग टू द डिफरेंट लेयर्स दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। इट मे बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेयर ऑफ या लेवल ऑफ पीपल होते हैं, दोज हु वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सबसे बॉटम लेवल पे जो आप देखेंगे कि किसी फॉर एग्जांपल एक स्कूल में अगर आप बात करते हैं तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, और उसके अंदर में भी अगर आप देखेंगे जो अनस्किल्ड और स्किल्ड इस तरह के लेबर कैटेगरीज होते हैं। तो जो सबसे लोअर रंग में होंगे वो आपका जैसे जो वहाँ के ऑफिस बॉयज या पियोन ये सब होंगे। उसके ऊपर के लेवल पे आप देखेंगे कि थोड़ा क्लरिकल जॉब वाले हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे कि किस तरह से टीचिंग जॉब वाले हैं, और फिर एकदम टॉप में आपका प्रिंसिपल, और फिर उसके टॉप पे मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स जो होती है अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस सोसाइटी में भी ऐसी पाई जाती है। जैसे अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट में भी जैसे हिंदू रिलीजन के बीच में अगर कास्ट डिवीजन की अगर हम बात करें, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस, तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जेंडर डिवीजन जो है एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है दैट इज सीन एवरीवेयर। ठीक है, जो सब जगह पाई जाती है, एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। ठीक है, इसमें हम ये मानते हैं कि अगर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है तो डेफिनेटली मेल विल ऑलवेज बी एट द टॉप रंग। ठीक है, वुमेन एट द बॉटम रंग। तो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस वुमेन आर प्लेस्ड एट द since it's a male dominated, if it is a male dominated society, then male will be positioned at the top rung and women will be positioned at the bottom rung. ठीक है, तो ये जो जेंडर डिवीजन है, और जो तीसरा जो जेंडर है, थर्ड जेंडर है, दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग bit sensitive toward the third gender. They have started accepting them in the society, right? ये still there is a long way to go. तो इसलिए जो है हम डिफरेंट जो जेंडर्स है उसकी भी डिफरेंट हायरार्कीज आपको देखने को मिलेगी। एक से हायरार्किकल सोशल डिवीजन विच इज सीन एवरीवेयर। तो टॉप रंग में मेल एंड देन दी फीमेल्स एंड देन द थर्ड जेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल डिवीजन ये डिफरेंट सोसाइटी में या डिफरेंट कल्चर में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है मेल जो है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर शुरुआती तौर से भी देखेंगे तो मेल्स आर प्लेस्ड एट द टॉप रंग। ठीक है, देन द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो ऐसा माना जाता था कि जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल है या गॉड क्रिएटेड है। ठीक है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि दिस इज नॉट द फैक्ट। ऐसी बात नहीं है कि ये जो जेंडर डिवीजन है वो नेचुरल नहीं है, ये कोई बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है।
ठीक है। जैसे सेक्सुअल डिवीजन होता है दैट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ठीक है। इफ समबडी हु इज बोर्न एज ए बॉय, he cannot have a control over that, over his birth, right? Or somebody who is born as a girl, again he cannot have a control over it, ठीक है। वो जो सेक्सुअल डिवीजन की अगर हम बात करें, दैट इज ए नेचुरल डिवीजन, दैट इज ए नेचुरल डिवीजन एंड दैट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी। जबकि जो जेंडर डिवीजन है दैट इज बेस्ड ऑन नॉट ऑन बायोलॉजी बट बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करती है एक पर्टिकुलर जेंडर से, जो एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। जैसे शुरुआती तौर पे हर एक सोसाइटी मेल डोमिनेटेड रही है, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती गई, प्रोग्रेस होता गया, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट होती गई और फ्रीडम और लोगों के इक्वल राइट्स की बात की गई, वुमेन भी अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ते गए और मेल्स ने भी इस पे सपोर्ट किया। तो ऐसे लोग जो इक्वल राइट्स के लिए लड़ते रहे, मेल और फीमेल सभी के लिए इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई। फेमिनिस्ट लोगों की बात हम करें तो जो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो जेंडर डिवीजन है वो तो नेचुरल नहीं है, वो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। एक फिक्स्ड इमेज हम पर्टिकुलर जेंडर को लेकर बना लेते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेल्स है तो मेल्स वुड डू ऑल द आउटसाइड वर्क, they will go outside their home, they'll work, they'll earn money and they'll run their families, whereas women will do all the household works। women जो है सभी household work करेंगे। women को ये ड्यूटी असाइन की गई, women अगर women है तो women को जो है household work करना है, उनको कुकिंग का काम करना है, किचन का काम करना है, वॉशिंग का काम करना है और उनको जो है घर बार देखना है, यानी कि फैमिली को देखना है। इस तरीके से जो है सोसाइटी ने सेट कर रखा है या डिसाइड कर रखा है कि these are the works, all the outside works will be done by the men and the domestic works will be performed by the household works will be performed by the women, ठीक है। तो यही जो जेंडर डिवीजन है वो रिफ्लेक्ट किस में कर रहा है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में भी यही जेंडर डिवीजन जो सोच है, जो सोसाइटी आपसे या मेल लोगों से एक्सपेक्ट करती है या फीमेल लोगों से एक्सपेक्ट करती है, तो उनके लिए जो ड्यूटी ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है, ऐसा माना जाता है वुमेन आर सपोज टू डू द हाउस होल्ड वर्क्स एंड मेन आर सपोज टू डू द आउटसाइड वर्क्स। तो ये जो हमने सोच रखी हुई है यही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सोसाइटी अगर कंजर्वेटिव है तो वहाँ पर ये सोच रखी जाती है कि जो भी काम है जिसमें अर्न करने का काम है या जो भी आउटसाइड काम है वो सब मेल करेंगे, और जबकि घर का देखभाल, बच्चों का देखभाल, हस्बैंड का देखभाल, ये सारी चीज़ें जो है या पूरी फैमिली के जितने नीड्स को फुलफिल मतलब फैमिली को केयर करने का काम, उनके लिए खाना पकाने का काम, वॉशिंग करने का काम, ये सारा हाउस होल्ड काम वुमेन करेंगे, ठीक है। और इसी को ही यानी कि जो जेंडर डिवीजन है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे। और जैसे मैंने बताया कि जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो समाज आपके साथ जो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है और कुछ स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेस्ड है, ये फिक्स्ड इमेजेस के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट डू वी थिंक अबाउट वुमेन, राइट, और व्हाट शुड बी द role of a woman, what are the duties of a woman that women are supposed to do, what are the duties of men, what men are supposed to do। so we have already have some fixed set of duties for each gender। तो ये जो जेंडर डिवीजन है वो सोशल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड है और स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वही दूसरी तरफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इसी बात को ही रिफ्लेक्ट करता है। जो जेंडर डिवीजन की जो सोच है, जो जेंडर डिवीजन के पीछे की जो हकीकत है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे,
ठीक है। जबकि जो हम बात करें थे, अगर हम सिंपली अगर सोचें कि डिफरेंट सेक्सेस की बात करें, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेक्सेस, राइट। जो अलग अलग सेक्स है उनके लिए जो है अलग अलग तरह के वर्क डिसाइडेड है। जैसे मेल्स है तो मेल्स के लिए ये पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क्स है, फीमेल्स है तो फीमेल के लिए ये पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क्स है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो जितना भी, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग विद यू दैट कुकिंग, टेलरिंग, वॉशिंग, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ होम, हाउस होल्ड वर्क्स विल बी डन बाय द वुमेन, ठीक है। और ये ज़्यादातर वर्क जो है वो पेड नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादातर वर्क, वुमेन का ज़्यादातर वर्क जो है वो अनवैल्यूड रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? अनवैल्यूड रह जाते हैं। जबकि मेन जो है, ऐसा नहीं है कि मेन ये सब वर्क नहीं करते हैं, लेकिन मेन को ये इस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स को सिखाया जाता है कि आपको, आपके लिए ये काम है और फीमेल्स के लिए ये काम है, ठीक है। तो इस तरीके से we the boys and girls are brought up in such a manner that they are told from the very beginning only that if it is a cooking work, it will be done by a woman only, and if it is some earning work like in which you are earning any outside work that you're doing, right, so then in that case it would be the I mean, you know, it would be the duty of men, it would be the duty of male gender only, they will be doing it, and इस तरीके से जो है मेल जेंडर वो काम करेंगी अर्न करने का, और फीमेल जो है घर का काम करेंगी, ठीक है। तो ये शुरू से सिखाया जाता है, और वही जो जेंडर डिवीजन है वो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेल्स कुकिंग का काम नहीं करेंगे या टेलरिंग का काम नहीं करेंगे, मेल्स भी कुकिंग टेलरिंग का काम करते हैं। ज़्यादातर अगर आप होटल्स में भी देखेंगे तो वहाँ पर जितने काम करने वाले हैं, कुकिंग करने के काम करते हैं, वो मेल्स ही दिखेंगे आपको, क्योंकि उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो ऐसा कोई नेचुरल एक ये नहीं है, रूल नहीं है कि मेन कैन नॉट डू कुकिंग वर्क, और कुकिंग इज अ काइंड ऑफ वर्क ओनली वुमेन वुड डू, ठीक है। सिर्फ इस तरह से नहीं है। अगर और आप ये भी देखेंगे कि वुमेन सिर्फ घर के ये काम नहीं कर रहे हैं, वुमेन आर ऑल्सो डूइंग आउटसाइड वर्क, ठीक है। दे आर ऑल्सो डूइंग आउटसाइड वर्क लाइक फेचिंग वाटर, कलेक्टिंग फ्यूल वुड कलेक्ट करना, पानी लाने का काम करना, ये सब जो है काम वुमेन भी करती हैं रूरल एरियाज में। और अगर हम बात करते हैं कि अर्बन एरियाज में जो पुअर फैमिलीज हैं, उनके वुमेन जो है वर्क करते हैं एज यू नो maid servant in, you know, middle class families they work there, in rich families they work there as maid servants. And we also see that how rich women, they work outside, they go to offices, they take up different responsibilities, right. तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आउटसाइड वर्क सिर्फ मेल ही करते हैं, या घर के काम या जो कुकिंग का काम सिर्फ फीमेल ही करती है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव सोसाइटी अगर ज़्यादा होगी, या इस तरीके से हम जैसे हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज रूरल एरियाज में भी, हम दोनों जगह में देखते हैं कि रूरल एरियाज में भी वुमेन आउटसाइड वर्क करने के साथ साथ घर का भी काम करते हैं। तो ज़्यादातर आप मोस्ट सोसाइटीज़ में देखते हैं कि वुमेन इन एडिशन टू द वर्क दैट दे डू फॉर अर्निंग, अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ वर्क, ओके, विच इज़ अनपेड। तो जो अनपेड वर्क के साथ साथ वो थोड़ा काम पेड वाला वर्क भी करते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरह का काम वुमेन भी करती है, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट, जो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमने कर रखा है, जिसमें हमने ये असाइन कर रखा है कि मेल विल डू दिस सेट ऑफ वर्क एंड द वुमेन वुड डू दिस वर्क्स, ओके, हाउस होल्ड वर्क्स। So the result of this division of labor is that women's role in public life is minimal. इसका ये नतीजा हुआ कि जो वुमेन का रोल है पब्लिक लाइफ में, खासतौर से पॉलिटिक्स में, ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, बहुत कम है, ठीक है। इसके लिए वुमेन, जैसे अभी इन द बिगिनिंग ऑल्सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट दैट हाउ द फेमिनिस्ट ग्रुप्स, right, those who think that, you know, there should be equal rights for women and men, there should be equal rights, equal opportunities for men and women. तो जो इस तरह के सोच रखते थे, वुमेन
और मेन दोनों ने जो है इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। खासतौर से वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इसमें बहुत एक्टिव रही है। आप फ्रांस की भी अगर बात करें कि किस तरह से 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली दे गॉट द वोटिंग राइट इन द ईयर 1948, ठीक है। सो दे हैड टू वेज ए लॉन्ग स्ट्रगल, राइट, दे हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट द वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स के लिए भी उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यूरोपियन सोसाइटी में भी ऐसा हुआ और हमारी सोसाइटी में जहाँ तक इंडिया की बात करें तो वुमेन को अभी भी जो है उनकी जो रोल है पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में, जैसे वोटिंग राइट्स की भी बात करें या इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की बात करें तो इसमें वुमेन का रोल काफ़ी लिमिटेड रही है, काफ़ी कम रही है, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी रही है जो जिसको कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि मेल डोमिनेंस ज़्यादा रहता है और उसमें वुमेन लोगों को मौके नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा और इसमें हम आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वुमेन को फेस करना पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों हम बात कर रहे थे किस तरह से वुमेन ने अपनी लड़ाई लड़ी, ठीक है, और जैसे ही ये जेंडर इश्यू जो है रेस की गई पॉलिटिक्स में, धीरे धीरे जो है ना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट का विषय नहीं था शुरुआती दिनों में, इनिशियली जेंडर डिवीजन का जो मामला था या जेंडर डिवीजन का जो इशू था इसको पॉलिटिक्स में भी रेज नहीं किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इसको पॉलिटिक्स में भी रेज किया जाने लगा, ठीक है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। तो वुमेन ने अपनी लड़ाई लड़ी, वे संगठित हुए और इन्होंने संघर्ष किया, एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, यानी कि जो जेंडर डिवीजन का इश्यू जो पॉलिटिक्स में रेज किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर हम वुमेन के मुद्दों को अगर पार्लियामेंट में रेज करते हैं या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज उस इशू को लेकर आगे बढ़ती है, लोगों को मोबिलाइज करती है, लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करती है वुमेन के मुद्दों के ऊपर, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और जो पॉलिटिक्स में हम वुमेन इशू को रेज कर रहे हैं, जेंडर इशू को रेज कर रहे हैं, उसे कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। तो किसी भी मामले को अगर हम पॉलिटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर रेजिंग द इशू इन दी पॉलिटिकल डोमेन। हम उस इशू को क्या कर रहे हैं, उस इशू को पॉलिटिकल डोमेन में लाने की कोशिश कर रहे हैं या पॉलिटिकल डोमेन में हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर जब तक किसी भी इशू की अगर हम बात करें, चाहे वो जेंडर डिवीजन हो या कोई और इशू हो, जब तक उस इशू को हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उस मुद्दों को नहीं उठाएंगी, जब तक उस मुद्दों की चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो तब तक उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किसी भी मुद्दे के लिए जरूरी है, अदरवाइज तो ये वही बात हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसलिए जो है जेंडर डिवीजन शुरुआती दौर में अगर देखें तो इसको ज़्यादा इतना तवज्जो नहीं दी गई, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। धीरे धीरे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद की और इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी और ज़्यादा रेडिकल मूवमेंट्स भी चालू किए गए, जिसमें जिसको हम बोलते हैं कि वुमेन फैमिली में भी और पर्सनल लाइफ में भी और ज़्यादा इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो लड़े, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, ऐसे मेन या वुमेन जो इक्वल राइट्स को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। तो ऐसे फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन के रेडिकल मूवमेंट्स को उन्होंने लीड किया और वुमेन के इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज बोथ इन पर्सनल एज वेल एज इन फैमिली लाइफ, ठीक है। पॉलिटिकल स्फेयर में भी तो इक्वल राइट्स के लिए, हर स्फेयर में तो इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई लड़े। पॉलिटिकल राइट्स मेन था, उसके साथ साथ पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी वुमेन को बराबरी का दर्जा मिले, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, यानी कि पॉलिटिक्स में जब जेंडर डिवीजन का मुद्दा उठाया गया और
पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लोगों को इसके बारे में अवेयर किया गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन, जब इस तरीके से बातें मूव करती है तो इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अवेयर होते हैं जब, ठीक है, तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प्ड टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, वुमेन का जो पब्लिक लाइफ में रोल है उसको इम्प्रूव करने में इन चीजों ने मदद की। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, आप बात करते हैं कि जहां तक हमारी कंट्री की बात है, ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है यहाँ पर, तो वुमेन का जो रोल था पब्लिक लाइफ में वो बहुत लिमिटेड रही है। ठीक है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, यहाँ पर वुमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, डेफिनेटली दैट इज वेरी हेल्दी। ठीक है, बहुत ही हेल्दी रोल रहा है, हेल्दी पब्लिक लाइफ में उनका जो है पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हेल्दी रहा है। ठीक है, और हमारे कंट्री का अगर हम बात करें तो वी आर बिहाइंड, राइट, even behind the African countries as far as the averages for women's public life participation is concerned। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस मामले में पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हालांकि कोशिशें की गई वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया कि वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है children, let us discuss the ways, the different ways women face discrimination in our country, uh, how they face discrimination and disadvantages. Let's take up the literacy rate. If we look at the literacy rate, we find that the literacy rate among women is far lower, right, compared to men, which is around 76%, and women are having the literacy rate of around 54%। ठीक है, जबकि अगर हम परफॉर्मेंस, एजुकेशनल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें वुमेन कहीं भी पीछे नहीं है, रादर दे परफॉर्म बेटर देन द गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन द बॉयज। ठीक है, वही जो ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो आप गर्ल चाइल्ड में या वुमेन के केस में ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि दे आर आइदर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज और देयर पेरेंट्स may not be that interested in spending their money on the girl child education, right। तो इस वजह से भी ये देखा जाता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। वैल्यू ऑफ वर्क की बात करें कि ऑन एन एवरेज वुमेन जो है दे वर्क 1 hour एक्स्ट्रा एवरी डे देन मेन, राइट, लेकिन ज्यादातर जो वो वर्क करते हैं दैट गोज अनपेड, दैट इज व्हाई इट इज अनवैल्यूड। ठीक है, तो वैल्यू भी नहीं मिल पाता वर्क का। और अनइक्वल वेजेस की बात करें, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो कि 1976 में पास होता है, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, उसके बाद भी ऐसे कई एरियाज है, अगर हम बात कर रहे हैं फील्ड से लेकर फैक्ट्री तक और कहीं पे भी, ठीक है, वहां पर जो वुमेन को पे किया जाता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ मेन। ठीक है, इवन दो बोथ आर डूइंग द सेम वर्क बट वुमेन आर पेड लेस। Female feticide, women face discrimination even before, a girl child is born. They're killed in their mother's womb only. तो जो killing of fetus, फीमेल feticide की जो रोल है, इसमें आप ये देखोगे फीमेल feticide की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें देखा जाता है कि पेरेंट्स दो दे आर इंटरेस्टेड टू हैव ओनली बॉय चाइल्ड, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे गेट देयर गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, तो ये इसमें भी हम काफ़ी पीछे रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक लाइफ, जो उनकी जो पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर काफ़ी कम है, बल्कि हम एशियन और दूसरे एशियन कंट्रीज़ या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से उनके एवरेजेस से भी काफ़ी पीछे हैं। जहाँ तक पंचायत यहाँ पे सिस्टम की बात करें, पंचायत इलेक्शंस के, यहाँ पर 1/3 सीट रिजर्व ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, और जिसका नतीजा 10 लाख से ज़्यादा वुमेन जो है दे आर वर्किंग एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोकल government bodies both in the rural and the urban areas। ठीक है,
और हम ये भी देखते हैं कि रिसेंटली जो है 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होती है पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में, और इसका नतीजा ये होगा कि वुमेन विल गेट 1/3 सीट रिजर्व both in the Lok Sabha elections and in the state assembly elections. So that is a good step taken by the Indian government in ensuring more participation from women in the public life. So children, this is it from me now, and we will take up another topic that is of gender, that is of religion, and hope you like the video. For any questions, any queries, please send your questions. And in the end, thank you so much. Have a nice time. Bye bye.